दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एबल सीमेंट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लोडिंग डिस्चार्जिंग ऑन टैंकर शिप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करता हूँ आपका केस शिपिंग एडवेंचर में। मैं हूँ कार्तिक सरजवाल। आइए स्टार्ट करते हैं। Top procedure. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था गैंगवे प्रिपेयर, पायलट बोर्डिंग, स्टीयरिंग विद पायलट और ड्यूटी शेड्यूल, और जब बर्थिंग का ऑर्डर मिलता है तो ए बी बाकी क्रू के साथ किस तरह से अपना लोडिंग डिस्चार्जिंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। लोडिंग के टाइम पर एक ए बी गैंग पे पर रहेगा, एक मैनिफोल्ड पे रहेगा और कोई भी क्रू या ए बी डेक राउंड पे रहेगा। जब चीफ ऑफिसर पंप को रन करता है उस समय तब एक ए बी मैनिफोल्ड पर स्टैंड बाय रहेगा। चीफ ऑफिसर या आपका ड्यूटी ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा वॉकी टॉकी पे कि कार्तिक इस नंबर का वॉल्व ओपन करो, ये नंबर का मैनिफोल्ड वॉल्व ओपन करो। हो सकता है आपके 2 मैनिफोल्ड कनेक्ट हो, आपके फ्लेक्सिबल होज या लोडिंग आर्म से, तो आपको उस जिस भी नंबर को आपको कहा गया है मैनिफोल्ड ओपन करने के लिए वो आप ओपन करेंगे। ओपन करते टाइम अगर आपको डाउट होता है कि वह फुली ओपन हो रहा है या नहीं, फुली क्लोज हो रहा है या नहीं, अगर डाउट होता है दोनों टाइम पर तो आप उसको क्लियर कर ले। कैसे क्लियर करेंगे? हमेशा हर एक वॉल्व पर, चाहे वो कोई भी छोटा वॉल्व हो या बड़ा वॉल्व हो, हर एक वॉल्व पर एक इंडिकेट के लिए कांटा लगा होता है एरो टाइप का। तो वो ओ ओपन लिखा रहेगा या क्लोज लिखा रहेगा, या ओ लिखा रहेगा या सी लिखा रहेगा, तो उसको आपको चेक करना है। तो वो अगर क्लोज है तो ओपन, जब आप ओपन करेंगे, ओपन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपनी घड़ी वॉच सीधी ऐसे चलती है, पर ओपन के लिए इस तरह से ओपन करेंगे। जब क्लोज करना हो तो आप घड़ी अपनी वॉच को इमेजिन कर लेंगे और क्लॉकवाइज उसको करेंगे तो वो क्लोज होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ओपन करते हैं, जैसे ओपन करेंगे तो वो जो स्विंग का कांटा है ऑटोमेटिक ही ओपन की तरफ बढ़ेगा क्लोज से। और अगर नहीं बढ़ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है वो कांटा खराब भी हो सकता है रस्टेड हो सकता है वो जंग खा के टूट गया हो ना हो, तो आपको फील करना, आपको फील भी होगा। जैसे कि आप करेंगे तो इतनी गैसेस होती है टैंक्स में, जब भी आप ओपन करेंगे तो ऐसे करके प्रेशर की आवाज आएगी, या तो जेट्टी के होस्ट तरफ से आएगी या तो अपने डेक के होस्ट तरफ से आएगी, डेक के टैंक लाइन तरफ से आएगी। तो उस पर भी आपको ध्यान देना। भाई बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ओपन हो रहा है या नहीं, क्लोज हो रहा है या नहीं। ओपन में तो आपको समझ में आएगा, क्लोज में कैसे समझ आएगा? क्लोज में जब आप क्लोज करेंगे तो जो लिक्विड का फ्लो आता है, क्योंकि आप भले ही पंप रन करें या ना करें, हल्का सा जो भी लिक्विड रहता है वो स्लोली बहता है, अंदर फ्लो करता है, हल्का माइनर सा, तो आप उससे ही पता कर सकते हैं। और उसमें भी गैस की आवाज आएगी, क्योंकि जब ज्यादा स्पेस होता है तो गैस प्रेशर से जाता है, तो आपको तो समझ में नहीं आता। जब प्रेशर वाली चीजें कम जगह से निकलती है तो वो एक अलग ही साउंड करती है, तो आपको उसे पता चलता है हाँ भाई वॉल्व क्लोज हो रहा है। इस तरह से कोई भी डाउट अपना क्लियर करते चलें, ताकि कोई भी जहाज पे आपके साथ एक्सीडेंट ना हो या आपकी ड्यूटीज पर बात ना आए किसी भी तरह से, क्योंकि कुछ भी जहाज पे होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ड्यूटी जो रहता है, चाहे ऑफिसर हो या एबी हो, उन लोगों पर बात आती, इंक्वायरी होती है। तो आप इस तरह से पता कर लें और अपने चीफ ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर इन्फॉर्म करते हैं, सर वॉल्व फुली क्लोज, वॉल्व फुली ओपन। और अगर नहीं होता, सर आई हैव डाउट, आई थिंक वॉल्व नॉट ओपन प्रॉपरली, सर प्लीज चेक। तो वो आएगा और अपनी तरफ से लीगली एक्शन लेगा, जो भी है चेक करेगा, या पंपी बुलाएगा, फीटर को बुलाएगा, इस तरह से चेक करेगा वो। तो अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना शिप पर, हर चीज आपको इन्फॉर्म करना। आपकी जो रैंक है वो इन्फॉर्म करने की है, खुद पर कोई भी प्रेशर लेने की नहीं है। आपको काम अपना प्रॉपर करना है, ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं है कि क्लोज हो गया आप चेक नहीं करें, अरे हो गया होगा क्लोज, ओपन हो गया, अरे हो गया होगा, ऐसे नहीं करना। प्रॉपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सैलरी आपको इसी चीज की मिल रही है। कम टाइम में ज्यादा सैलरी आपको इसीलिए मिलती है ताकि आप अपना काम प्रॉपर करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि उस जहाज पे आप है तो वो आप ही का शिप होता है, वहां पर आपको देखने कोई नहीं आ रहा है। आपकी जान, हर एक चीज, सेफ्टी, हर चीज आपकी है, वहां पर आपके ही हाथों में। तो अपनी प्लीज सेफ रहें, सेफ्टी रखें। इस तरह से जहाज में ऑनबोर्ड काम किया जाता है। ये तो सारा डिस्कशन हो गया अपना लोडिंग का। सेम प्रोसेस
वॉल्व की जो होती है डिस्चार्जिंग में भी होती है, बस डिस्चार्जिंग में सीओपी रन करते हैं। सीओपी मतलब कार्गो ऑयल पंप होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, बहुत ज़्यादा आरपीएम वाला होता है। हर जहाज के हिसाब से पंप होते हैं। जैसे कि छोटे शिप रहेंगे तो उसका आरपीएम उसकी लाइन के द्वारा रहेगा, जो पाइपलाइन होती है, कितनी कैपेसिटी होती है, कितना कार्गो पास कर सकता है, उस हिसाब से पंप की कैपेसिटी होती है। तो जैसे कि मैंने अफ्रामैक्स शिप की हैं, ज़्यादातर बड़े जहाज की हैं, कुछ ही छोटे शिप की होंगे, ज़्यादा बड़े तो लास्ट मैंने बड़ा शिप ही किया है। सुइज मैक्स, अफ्रामैक्स, इस तरह के मैंने शिप किए हैं। तो मैं अफ्रामैक्स का बताऊंगा। जो मेरा शिप था उसका पंप 5000 का आरपीएम देता था, मतलब 5000 पर आवर कार्गो पास करता था। तो मैं उसकी बात करूंगा। जैसे कि डिस्चार्जिंग टाइम पे सारे वॉल्व ओपन हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, सेम लोडिंग की तरह, ठीक है। बस इसमें डिस्चार्जिंग क्या होते हैं, डिस्चार्जिंग में लाइन मास्टर, क्रॉस ओवर सारे खुलते हैं। सिर्फ आप बताया था लास्ट वीडियो में, ड्रॉप वॉल्व के अलावा, ड्रॉप वॉल्व सिर्फ लोडिंग के टाइम पे ओपन होंगे और साथ साथ क्रॉस ओवर। लेकिन तो क्रॉस ओवर तो सारे ओपन होते ही हैं। और लाइन मास्टर जब ओपन होते, जब आप डिस्चार्जिंग करते हो तो लाइन मास्टर कब खुलते हैं, जब रिक्वायरमेंट पे, जब जैसी चीज से रिक्वायरमेंट होगी, जैसे पंप चला रहा है जिसको किस तरह कौन से पाइपलाइन से पास करना, तब जाके वह अपने हिसाब से लाइन मास्टर वॉल्व ओपन करवाता है। तो ये वॉल्व की ये आपको हेडिक नहीं है, आपको सिर्फ नंबर याद करना है, लोकेशन याद करना है। हर जहाज की अलग अलग लोकेशन होती है पाइपलाइंस की, तो आपको वो सब देखना है। आपको पहली लोडिंग या डिस्चार्जिंग में आपको सारी चीज़ पता चल जाती है। कौन सी लोकेशन याद होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर हर चीज़ करते करते, फिजिकली प्रैक्टिकली करते करते आपको सब कुछ आएगा। मैंने कहा था ना किसी वीडियो में कि थ्योरी तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल करते तभी आप जाके सीमेन बनते हैं, क्योंकि थ्योरी एक अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल अलग। ज़्यादातर इंटरव्यूज वगैरह में थ्योरीज पूछते हैं, पर प्रैक्टिकल उन लोगों को, बहुत कम लोगों को आता है। पर जो जिसे प्रैक्टिकल आता है वो थ्योरी में कमज़ोर होता है, पर प्रैक्टिकल में परफेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि डिस्चार्जिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही वॉल्व वगैरह सब ओपन करती है जी, वो भी सर ने ऑर्डर दे दिया, ओके सब ओके, आई एम रेडी टू कार्गो पासिंग, आई एम रेडी टू डिस्चार्जिंग। तो वो पंप कम्युनिकेट करेगा इंजन रूम से कंटिन्यू कम्युनिकेशन करेगा। आपके वॉकी टॉकी पे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। शुरू में स्टडी में कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आएगी कि क्या बात कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी स्टीम लाइन, कौन सा कार्गो पंप, कितना आरपीएम, कौन सा सीओपी चल रहा है, कौन सा सीओपीटी चल रहा है, आपको ये सब समझ शुरू में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब 2-3 लोडिंग डिस्चार्जिंग करेंगे, 4-5 करेंगे, तो आप उस तरह से पायलट हो जाएंगे कि आपको हर चीज़ बातों में पता चल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सारी चीज़ आपको पता चलती जाएगी। तो जैसे वो कम्युनिकेशन करेंगे, ओके आरपीएम 100 कर दो, 200 कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो, 2000 कर दो, जिस तरह से सीओपीटी की उनकी कैपेसिटी होगी और हमारे सीओपी की पासिंग की कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से आरपीएम स्लोली देते जाएंगे। वॉल्व कितना ओपन करवाना वो सब चीफ ऑफिसर के आईडी के वो हमें ऑर्डर देगा, हमें वो सब करना है, पर आप सेफ्टी करेंगे, प्रॉपर ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कार्गो स्टार्ट कर दिया, डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, तो आपसे कहा जाएगा ओके अभी या ओके मैनीफोल्ड प्लीज इन्फॉर्म कार्गो पासिंग और नॉट। तो आपको इन्फॉर्म चेक करना है सर कार्गो पासिंग, अगर कार्गो पास हो रहा है तो या पासिंग बोलेंगे। अगर आपको डाउट है सर आई थिंक कार्गो नॉट पासिंग नाउ, सम स्मॉल फ्लो, ठीक है, आपको फिर चेक करना 2 मिनट बाद, सर आई थिंक कार्गो पासिंग गुड, ठीक है, फ्लो इज गुड। तो आपको इस तरह से अपनी नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल इंग्लिश में आपको इन्फॉर्म करना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आप टेंशन नहीं लग जाओ कि यार इंग्लिश में कैसे इन्फॉर्म करना है, कुछ नहीं होता है। नॉर्मल इंग्लिश में बस प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आप कैच कर सकें और किसी को सामने वाले को समझा सकें। तो इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन चलनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप, उसके बाद कार्गो पास होता है तो फिर आपका एक प्रेशर गेज होता है। मैंने कहा था ना कि लोडिंग के टाइम पर प्रेशर गेज 0 दिखाई देगा, और अगर किसी कारण से कोई वॉल्व क्लोज हो, कोई वॉल्व में प्रॉब्लम हो या ओपन नहीं हो, तो प्रेशर गेज में प्रेशर आने लग जाएगा, यानी कि कोई गड़बड़ है। तो आपको इन्फॉर्म करना, आपको वॉच करते रहना है उस पर। और डिस्चार्जिंग पे प्रेशर गेज पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो जैसे कि कार्गो पास हो रहा है तो 1 बार कौन सा रहेगा, उसमें 3-4 टाइप के होते हैं प्रेशर गेज। किसी में नंबर्स लिखे होते हैं, किसी में डॉट, किसी में लाइन, तो वो आप देखते हो समझिए। किसी में 0.5 1 बार, 0.5 2 बार, 0.5 इस तरह से रहते हैं। तो आपको समझ लेना कि या तो आपको डाउट है, आप फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट टाइम एबी में आए हैं, फर्स्ट टाइम लोडिंग कर रहे हैं, टैंकर पे डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप अपने भी आपके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस एबी रहेगा जो पहले से जहाज पे। आपको ऐसा नहीं कि आप फ्रेशर रहेंगे तो आपको
फर्स्ट टाइम में आपके हाथ में पूरा तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ एक एक्सपीरियंस एबी या एक्सपीरियंस कैडेट या एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ जरूर रहेगा, तो आप उससे डाउट क्लियर करते रहें, ठीक है। पर सीखने का जज्बा रखें कि आपको सीखना है। अगर आप सोचोगे अरे छोड़ो, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। शिप है, शिप में आप हो, आपको ये सब कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद पास हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना, सर मैनीफोल्ड नंबर दिस, जो भी मैनीफोल्ड नंबर है, जो 1 है या 2 है, 3 है या 1 to 5 है या 0 to 0 है या 2 0 0 है, आपको इस तरह से इन्फॉर्म करना। जो भी मैनीफोल्ड नंबर हो तो आप क्या इन्फॉर्म करेंगे, सर मैनीफोल्ड नंबर 2 0 0 1 बार, सर मैनीफोल्ड नंबर 3 प्रेशर 4 बार। इस तरह से आपको इन्फॉर्म करते रहना। फिर जैसे कि कम होता है, सर प्रेशर ड्रॉपिंग 2 बार, सर प्रेशर अगेन इंक्रीजिंग 3 बार। इस तरह से इन्फॉर्म कर दें, कम्युनिकेशन बराबर करें ताकि उनको भी पता चल जाए। बाकी उनके पास गेज होता है पर आरपीएम से रिलेटेड, पर मैनीफोल्ड की चीज़ें जो आपको ही बताना है। मैनीफोल्ड पे एक टेम्परेचर गेज भी लगा रहता है, अगर जो ऑफिसर पूछता है तो कुछ नहीं, आपको पढ़ के बताना है, सर इस पे इतना टेम्परेचर दिखा रहा है, बाकी सब कुछ उनके पास होता है, पर आपसे वो पूछेंगे। अगर मशीन है भाई, इक्विपमेंट है, इंसानों पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है मशीनों से ज़्यादा, तो हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए क्लियर कर लें। जैसे कि आपकी अभी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे स्टार्ट होने के बाद आप एक मैनीफोल्ड पे गैंगवे पे जो डेक पर रहेगा उसका क्या काम होता है ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके हो सकता है आप डेक पर हो, है ना, आप डेक पे राउंड मार रहे हो तो आपको क्या करना है। डेक पे राउंड मारते टाइम आपको सारी कार्गो लाइन, ठीक है, जो मोटी मोटी अलग कार्गो लाइन दिख जाएगी, सब पे लिखा भी होता है, एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंसिल होता है। और अगर नहीं है, रस्ट जमा है, डस्ट है उसके ऊपर, तो अलग ही आप कार्गो लाइन समझ आएगी कि उनका कलर्स रहते हैं। और अगर कलर्स नहीं है, सेम कलर है, तो आपको अलग ही पता चल जाएगा। तो आपको कार्गो लाइन पे वॉच करनी है, साथ साथ अदर लाइनों पे, हाइड्रोलिक लाइनों पे हर एक चीज़ वॉच करनी है, क्योंकि हो सकता है आप रोप एडजस्ट करके आए हो तो वो लीकेज कर रहा हो, ठीक है, उसकी लाइन लीकेज, हाइड्रोलिक लाइन लीकेज कर रही हो, तो वो भी आपको वॉच करना है। क्योंकि आप पोर्ट कंट्रोल जब रहते हैं तो फिर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अनसेफ आप काम कर रहे हैं, तो आपका शिप जो है अरेस्ट हो सकता है। शिप की डिस्चार्जिंग या लोडिंग रोक देते हैं, या तो आपको पोर्ट कंट्रोल आपको जेटी से बाहर निकाल देता है, कास्ट ऑफ करवा देता है, एंकर भेज देता है। इस तरह से बहुत सारे इशू आ सकते हैं। तो आपकी ड्यूटी पे ही कुछ डिपेंड करता है, इसलिए आपको सैलरी ज़्यादा दी जा रही है। उसके बाद आपको सारे डेक लाइन चेक करना है। जो डेक पे राउंड मार रहा है उसको मैनीफोल्ड जो कि अपोजिट साइड, जैसे कि एक एग्जांपल, पोर्ट साइड के मैनीफोल्ड पे आपका लोडिंग आर्म कनेक्ट है, चाहे वो जहाज हो, ठीक है, एस टू एस भी कर रहे होंगे ना, तब भी एस टू एस की बात मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जेट्टी पे लगे हो, जिस साइड से आपका मैनीफोल्ड कनेक्ट है जेट्टी से, वो लोडिंग आर्म या फ्लेक्सिबल होज के द्वारा, लोडिंग होज के द्वारा, तो वो तो उधर एक भी स्टैंड बाय है, वो तो इन्फॉर्म करता रहेगा, सर ऑल लाइन ओवरलोक के, मैनीफोल्ड ओवरलोक के, नो लीकेज, नो वाइब्रेशन, ये सब वो इन्फॉर्म करता रहेगा, ठीक है। उसको सब कुछ इन्फॉर्म करना है, ऐसा नहीं कि गेज के पास ही खड़ा रहेगा वो जो मैनीफोल्ड पे, उसको लीकेज भी चेक करनी है, साथ उस एरिया में दूर नहीं जाना है, छोड़ना नहीं मैनीफोल्ड जो ट्रे होती है उस पर चलते रहना है, नज़र मारते रहना है कि कोई वाइब्रेशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है, कोई प्रेशर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसी आवाज़ जिससे कुछ नुकसान हो रहा हो, या जो मैनीफोल्ड होज कनेक्ट है, जो नट वगैरह वहाँ से लीकेज तो ड्रॉप तो नहीं हो रहा, कहीं एयर तो तेज नहीं निकल रही है। इन सब चीज़ों ध्यान रखना है। जो डेक पे राउंड मारता है वो चेक करेगा, साथ में अदर साइड मैनीफोल्ड जैसे स्टारबोर्ड साइड, तो बोलेगा सर स्टारबोर्ड साइड मैनीफोल्ड ऑल ओके, ऑल प्रेशर 0, हमेशा वो 0 रहना चाहिए, उस पर कोई प्रेशर नहीं चाहिए। जो अपोजिट साइड है, ना ही माइनस ना प्लस, उस पर 0 रहना चाहिए, ठीक है। ऑल मैनीफोल्ड गुड, नो लीकेज, नो वाइब्रेशन, और प्रेशर गेज 0, और कार्गो लाइन ओके। फिर डेक पे जाएगा, डेक लाइन ऑल्सो ऑल ओके, नो लीकेज, नो वाइब्रेशन, ऑल नॉर्मल। इस तरह से इन्फॉर्म करते रहेगा जब तक नॉर्मल ना हो जाए। जैसे कि लोडिंग स्टार्ट हो, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई, सब नॉर्मल हो गए, तो फिर चीज़ों से बताते हैं ओके नाउ रिलैक्स, नाउ कंफर्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप कंफर्टेबली हो जाना है, नॉर्मल राउंड मारना, अपनी वॉचेस करना है ईमानदारी से, आधे घंटे हर 15 मिनट में राउंड मारते रहना है डेक पर, हर जगह पर, ठीक है। और प्रेशर गेज का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेशर आता है तो आपका इससे होज भी फट सकता है, या लोडिंग आर्म भी फट सकता है, या आपकी पाइप लाइनें फट सकती है, या कहीं से भी लीकेज हो सकती है, या रस्टेड शिप है, पुराना जहाज है तो कहीं से भी रस्ट जहाँ पर थोड़ा लगा वहाँ से लीकेज हो सकता है। तो
अगर आपका पेट्रोल लोड है, इसी लोड है, हल्का लीकेज से आपका डेक पे कोई प्रॉब्लम, अगर क्रूड ऑयल लोड है या FO HFO ऐसी चीज़ें लोड है तो काला तेल होता है डामर की तरह, अगर डेक पे गिर गया तो आप साफ करते करते आपका कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा, इतना गंदा होता है जहाज। और जब 5000 RPM से 5000 के प्रेशर से जब आपका कार्गो जा रहा है तो सोचो किस तरह से आपका डेक गंदा होगा और आपका काम बढ़ जाएगा। बात करते हैं हम साउंडिंग कैसे लेते हैं। जब आपको ऑर्डर आएगा, चाहे लोडिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, साउंडिंग आपको हमेशा लेना है। जैसे कि आपको बताता हूँ, ये दोस्तों बात करते हैं ब्लास्टिंग डिब्लास्टिंग के बारे में। आखिर को ब्लास्टिंग डिब्लास्टिंग क्या होती है? डिब्लास्टिंग का मतलब जो पानी को बाहर निकल जाता है, जो बैलेंस टैंक होते हैं उसको, उसमें से पानी को बाहर निकल जाता है, डिब्लास्टिंग की जाती है। कार्गो टैंक्स अलग होते हैं, बैलेंस टैंक अलग होते हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो। बैलेंस टैंक डिफरेंट होते हैं, कार्गो टैंक डिफरेंट होते हैं। कार्गो टैंक होते हैं अपने कार्गो लोड करने के लिए, और बैलेंस टैंक होता है जहाज को, शिप को स्टेबल रखने के लिए, ट्रिम क्लियर करने के लिए या जहाज को सीधा रखने के लिए। ठीक है, तो अपन डिब्लास्टिंग के बारे में बात करते हैं। जब डिब्लास्टिंग करते हैं तो आपको साउंडिंग लेनी होती है। ठीक है, साउंडिंग कब लेनी होती है? जब चीफ ऑफिसर आपको बताएगा या उसको नीड होगी डिब्लास्टिंग के टाइम पे, जब आप डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो आप डिब्लास्टिंग आपको बता दिए इस टैंक की साउंडिंग लेके बताओ, उस टैंक की साउंडिंग लेके बताओ, तो आप उस लोकेशन चले जाइए, उसमें साउंडिंग टेप होता है। ठीक है, साउंडिंग टेप होता है और एक होल सा होता है, उसके अंदर आपको टेप डालना है और आपका 30 मीटर 35 मीटर 40 मीटर जितने का आपकी डेप्थ होगी टैंक्स की, उसके हिसाब से आपके पास ऑलरेडी शिप पे एक साउंडिंग टेप अवेलेबल रहता है। तो आप उससे साउंडिंग लेंगे, उसमें हर चीज़ लिखा रहेगा, वो आपको जैसे पानी टच हो जाता है तो आपको इन्फॉर्म करना है कि सर इसकी इतनी साउंडिंग है। ठीक है, वैसे ही लोडिंग के टाइम पे भी अगर आप डिब्लास्टिंग कर रहे हैं या ब्लास्टिंग कर रहे हैं, सेम दोनों की सेम चीज़ें रहती है। आपको साउंडिंग लेना तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप उसमें इन्फॉर्म करेंगे, आपको टैंक बता दे फॉरवर्ड एंड आफ्ट फॉरवर्ड या पोर्ट साइड का 1 नंबर, स्टारबोर्ड का 1 नंबर या 3 नंबर ब्लास्ट टैंक का या 4 नंबर ब्लास्ट टैंक का। ठीक है, या आपको 4 विंग 3 विंग 5 विंग इस तरह से आपको ऑर्डर दिया। 4 विंग 5 विंग यानी बहुत होते हैं। और आपको अगर एक टैंक लेना आपको बता दिया जाएगा किस साइड की, जैसे कि 3 स्टारबोर्ड ब्लास्ट टैंक, या आपको बोल दिया 4 पोर्ट बैलेंस टैंक। इस तरह आपको हर चीज़ बताया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑटोमेटिक आप वहाँ कर लेंगे। ठीक है, आप ये समझ के साउंडिंग का ऑर्डर मिल सकता है। साथ साथ अलेज क्या होता है? अलेज होता है टैंकों का अलेजिंग लेना, यानी कि UTI होता है शिप पे, UTI होता है या गेज होता है शिप पे। ठीक है, गेज है तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम आसान हो जाएगा। और UTI होता है जब आप गेजिंग करते हो या स्ट्रिपिंग करते हो या आप क्या बोलते हैं उसको, या आप चेक करते हो कितना लेवल पे आ गया है। ठीक है, इस तरह को इन चीज़ों को चेक करने के लिए आपको UTI की जरूरत होती है। UTI पे मैं लोडिंग डिस्चार्जिंग फुल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनका क्या फुल फॉर्म होता है, किस तरह से उसको यूज करते हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ड्यूटी की ही बात करेंगे। तो आपको ऑर्डर मिलेगा, अलेजिंग ले लो, ये कि ऐसे बोलेगा पोर्ट साइड कार्गो टैंक का अलेज बता दो। पोर्ट साइड कार्गो टैंक कौन सा नंबर बताएगा, जैसे 4 नंबर बताया तो 4 नंबर चले जाएंगे, उसका अलेज लेंगे। वो 2 टाइप से अलेज लेते हैं, एक तो कार्गो का अलेज लेते हैं, एक पानी का अलेज लेते हैं, पानी का, और एक टेम्परेचर। ये 3 टाइप का अलेज हो गया। तो पहले में आप टच होगा तो पीप ऐसी आवाज आएगी, और वाटर का पीप 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 इस तरह का साउंड उसमें फिट है पर इस तरह से आएगी। और टेम्परेचर का आपको मोड चेंज करना है, उस पर टेम्परेचर लिखा गया है, आपको ये सारी चीजें बतानी है अगर चीफ ऑफिसर रिक्वायरमेंट हो तो। अगर उसने सिर्फ अलेज का बोला है तो आप सिर्फ अलेज बता दो, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको करना होती है, जैसे एक मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है, स्टीम बॉल्व होते हैं, IG बॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो कि मैं किसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल से एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। ड्यूटीज नहीं बताऊंगा, उसमें सिर्फ क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या वॉल्व होते हैं, क्या क्या यूज किया था लोडिंग में, डिस्चार्जिंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्या ड्यूटीज। ठीक है, ये आपकी ड्यूटीज होती हैं। अब हम बात करेंगे शिप पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी AB की होती है या वॉच कीपर की होती है, वो क्या होती है? वो होती है मोरिंग रोप। जी, मोरिंग रोप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लोडिंग डिस्चार्जिंग का। क्यों? आइए जानते हैं। जब आपका शिप जेट्टी से बंधा हो या S2S में शिप से बंधा हो, या S2S कर रहे हैं शिप टू शिप, या उसमें बंधा हो,
मोरिंग रोप पे वॉच करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 आवर या हाफ आवर्स में आपको राउंड मारना है। अगर आपके यहाँ जिस जगह पे आप लगे वहाँ पर हाई टाइड लो टाइड का ज़्यादा फंडा है, ज़्यादा मीटर ऊपर नीचे होता है, करंट तेज है, तो आपको 15 मिनट में भी राउंड मारना पड़ सकता है। चलिए आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि आपका जेटी से शिप बंधा हुआ है मोरिंग रोप से या वायर रोप से या लूज रोप से या नायलॉन का एक रोप होता है जो बहुत मजबूत है या उससे बंधा है, ठीक है, किसी से ही बंधा हो। आपको कैसे वॉच करना है, हर आधे घंटे में आपको जाना है, चेक करना है। जैसे कि आपका लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग होता है जहाज आपका पानी में जाता है, ठीक है, जेट्टी ऊपर आती है तो आपकी रोप जो होगी लूज होगी, ठीक है, लूज होगी। और अगर हाई टाइड हो रहा है तो हाई टाइड ऊपर भी आ रहा है तो जहाज पानी में अंदर जाने के साथ साथ जहाज ऊपर भी, मतलब पानी ऊपर भी आ रहा है, तो इसमें हो सकता है ज़्यादा ना फर्क पड़े, थोड़ा फर्क पड़े, तो आपको हल्की सी उसे एडजस्ट करनी है या आपको विंच का पावर लेना है, उसको इंगेज करके आपको लीवर के द्वारा, उसको पावर के द्वारा आपको टाइट करनी है। रस्सी में टाइट होनी चाहिए, इतनी भी नहीं कि वो टूट जाए, पर इतना कि आपका शिप जगह से ना हिले, आपका लोडिंग आर्म या आपके होस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी बताऊंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज करने में आपका जहाज ऊपर जाता है और हो सकता है आपका हाई टाइड हो रहा हो, तो बहुत स्पीड से आपका जहाज ऊपर जाएगा हाई टाइड के साथ साथ, तो डिस्चार्ज के साथ साथ पानी से बाहर निकलेगा, तो आपकी रस्सियों पे इतना वजन आएगा, इतना प्रेशर आएगा कि वो एक टाइम पर टूट जाएंगी। कोई भी रस्सी इजीली नहीं टूटती है। सब जहाज बोलते हैं कि अरे टूट गई, ऐसे नहीं टूटती है। अगर आपने घंटों तक उसको नहीं देखा, वॉच नहीं की, तभी वो अपना एंड पे आके टूटते, बाकी रस्सी कभी ब्रेक नहीं होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी ने लापरवाही की, भी ने राउंड नहीं मारे हो, क्रू ने राउंड ही नहीं मारे हो तो टूट सकती है। ऐसा मेरे से पहले हो चुका है, वो बताता हूँ। मैं वॉच कर रहा था गैंग के पास स्प्रिंग आफ्टर स्प्रिंग रोप रहती है, मैं उधर वॉच कर रहा था, वो स्प्रिंग रोप टूट गई। जैसे कि मैंने ड्यूटी टेक ओवर लिया, तो मैंने जो हैंड ओवर ड्यूटी देखी गया, ड्यूटी लास्ट ड्यूटी ऑफ नॉक ऑफ ड्यूटी है भी, उसे मुझे लगा साइड रोप ठीक है, ओके। तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ किसी पे, तो मैंने हैंड ओवर लिया, वो आफ्टर स्प्रिंग रोप थी। जैसे मैं राउंड मारने गया, तुरंत मैंने ओएस को स्टैंड बाय किया, राउंड मारने गया, राउंड मार के जैसे घूम के पूरे जहाज का आया, वो रोप मुझे टूटी हुई मिली। तो वो किस पर आ गया ना, मुझ पर। तो इसलिए 15 मिनट पहले आपको ड्यूटी पे आना, ताकि उसके जाने से पहले आप सब कुछ चेक कर लो। भरोसा मत करो दोस्ती यारी सब घर पे, जहाज पे सिर्फ प्रोफेशनल रहो, ठीक है। उससे आपका, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो उसने मुझे हैंड ओवर देके तुरंत चला गया, और मैं जब राउंड मारने का देखा तो मुझे वो रस्सी टूटी हुई मिली। अब 1 मिनट में कोई रस्सी टूटेगी नहीं, वो बहुत पहले ही टूटी हुई थी, लेकिन वो मेरे ऊपर नाम आ गया। चलो ठीक है भाई, हैंड ओवर लिया, मेरी गलती की, मैंने टेक ओवर लेते टाइम मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई, तो ये इस तरह से मुझे सीख मिल गई। उसके बाद मैंने आज तक किसी एबी को जब तक नहीं आने, जब तक मैंने राउंड में, सब लोग ऑन ड्यूटी 2-3 मिनट पहले आते हैं, मैं 20 मिनट्स पहले जाता हूँ। कार्गो लाइन, होज, मैनीफोल्ड, हर गैंगवे, हर चीज़ चेक करता हूँ, उसके बाद ही टेक ओवर लेता हूँ। तब तक टेक ओवर नहीं लेता हूँ। मैं सामने वाले को नुकसान नहीं कर रहा हूँ कि उसकी ड्यूटी ऑफ ड्यूटी में भी उसका टाइम ले रहा हूँ। अपनी ऑफ ड्यूटी में से मैं अपना टाइम बर्बाद करके, रेस्ट टाइम बर्बाद करके मैं पहले आ रहा हूँ, अपनी ड्यूटीज प्रॉपर निभा रहा हूँ, तब जाके टेक ओवर ले रहा हूँ। तब तक मैं हैंड ओवर टेक ओवर नहीं करता हूँ, ठीक है। ये बात तो याद गई। तो क्या होगा, जैसे ही जहाज ऊपर जा रहा है तो आपको ब्रेक के द्वारा उसको स्लैग देना है, इतना स्लैग देना है कि आपका जहाज का टेंशन जो आ रहा है रोप पे वो रिलीज हो जाए, आपका रोप कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करने पर क्या होगा, जैसे कि आपका लोडिंग के कारण लूज हो रही है या आपने ज़्यादा ब्रेक खोल दी तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है आपका जहाज जो फेंडर, जो डॉल्फिन फेंडर होते हैं जेट्टी के, उससे दूर भाग जाए। दूर भागने से क्या होगा, आपका जो लोडिंग आर्म है उसकी कैपेसिटी कुछ मीटर की होती है, 1 या 2 मीटर की, वो कैपेसिटी खत्म होने पर वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा और आपका कार्गो फैल जाएगा। उसमें तो ऑटोमेटिक रिलीज में क्या होता है, उसमें तो बॉल बंद करने का सिस्टम होता है लोडिंग आर्म में, लेकिन आपके फ्लेक्सिबल होज या आपके जहाज के पाइपलाइन मैनिफोल्ड पे आपका ये कनेक्शन नहीं होता कि ऑटोमेटिक रिलीज हो जाए। अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, सिर्फ लोडिंग आर्म में आई है, ठीक है, उसमें नहीं आई है। तो इस तरह से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका नाम बर्बाद, ठीक है। तो आपको तभी नहीं करना है, हमेशा कम्युनिकेशन करना है, किससे, अपने मैनिफोल्ड खड़े हुए एबी या ओएस से या बोसन से, ठीक है। आपको पूरी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप बोर भी हो रहे होंगे देखने में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपका फायदा है, नहीं देखेंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं।
लेकिन मैं बताऊंगा पूरी ड्यूटी प्रॉपर बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब आप समझ चुके मोरिंग रो पे कैसे पहुंच करनी है। और जैसे कि आपका शिप थोड़ा सा आगे हो गया या पीछे हो गया, तो ज़्यादा होने पर क्या होता है, आपका लोडिंग आर्म डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। साथ साथ अगर आपके फॉरवर्ड में कोई शिप लोडिंग कर रहा हो, डिस्चार्जिंग कर रहा हो, आपके बहुत क्लोज खड़ा है, क्योंकि ज़्यादा जेट्टी पे बहुत कम मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर का डिस्टेंस होता है दूसरे शिपों में। हो सकता है आफ्ट में कोई शिप हो, या टग बोट खड़ी हो, या कोई बोट खड़ी हो, तो उससे भी आपका कोलिजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए रोप को सेलेक्ट देना है या टाइट करना है। और अगर आपका शिप थोड़ा सा आगे हो गया हो, आधा हाफ मीटर या 1 मीटर, तो आपको रोप टाइट करके उसको पोजीशन पे लेके आना है, ताकि आपके वो लोडिंग आर्म में या डिस्चार्जिंग में या लोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि लोडिंग आर्म का 2 मीटर से ज़्यादा आप उसको मूवमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अभी मोरिंग रोप पे किस तरह से वॉच करनी है आपको समझ में आ गई। इस तरह से एस टू एस जब आप करते हैं तो उसमें लो टाइट हाई टाइट का कोई फंडा नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा मोरिंग रोप टूटती क्यों? क्योंकि वेदर रफ भी होता है, हवाएं होती, विंड होती है, तो इस कारण टेंशन ज़्यादा आता है। ठीक है, रफ होता है, रोलिंग पिचिंग होती है, उस पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा रोप दी जाती है। जो रूल के मुताबिक रोप डिसाइड की गई है उससे ज़्यादा रोप दी जाती है, क्योंकि एक टूट के दूसरी रोप शिप को रोक लेगी, और जब तक वो टूट नहीं पाएगी हम रोप तुरंत चेंज कर देंगे। उस पर क्या होता है, जब लोडिंग होती है, डिस्चार्जिंग होती है, तो दोनों काम एक साथ होता है। लोडिंग वाला शिप पानी में जाता है, डिस्चार्जिंग वाला पानी से बाहर आता है, तो और ज़्यादा टेंशन आता है। तो उस पर आपको और अच्छे से वॉच करनी पड़ती है। तो मोरिंग रोप पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। उस पर 1 आवर या हाफ आवर्स, जैसे आपको सही लगे, आपको राउंड मारते रहना, उसे भूलना बिल्कुल नहीं है। सबसे सीरियस आपको मोरिंग रोप को ही लेना है। आपकी जैसे कि लोडिंग या डिस्चार्जिंग खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है, आपका कार्गो ऑपरेशन स्टॉप हो गया है, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा मैनिफोल्ड वॉल्व बंद कर दो। आपको मैनिफोल्ड वॉल्व बंद कर देना है और इन्फॉर्म कर देना है मैनिफोल्ड वॉल्व फुल क्लोज। ठीक है, और उसके अलावा कोई और वॉल्व का कहा जाए तो आपको वो भी क्लोज करना है, और नहीं बोला जाए तो आपकी ड्यूटी में आपको स्टैंड बाय रहना है। उसके बाद लोडिंग मास्टर, एजेंट या फॉरमैन कोई भी आपके शिप पे आ सकते हैं, उनकी एंट्री करना, इन्फॉर्म करना है। लोडिंग मास्टर ऑन बोर्ड, फॉरमैन ऑन बोर्ड, इस तरह से आपको इन्फॉर्म करना है। और अपने लॉग बुक में टाइम, डेट और किस लिए आए हैं, क्या पर्पस पे आए हैं, क्या साथ लेके आए हैं, ये सारी चीज़ करना है। और उनके बैग्स वगैरह जो भी लाए हैं वो चेक कर लेना है। सिक्योरिटी लेवल वगैरह की वीडियो अलग से बनाएंगे, तो मैं आपको बैग किस तरह चेक करते हैं, किस लेवल में चेक करते हैं, क्या करते हैं, विजिटिंग कार्ड क्या होता है, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। अब इसमें हम ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका वॉल्व क्लोज हो गया। फिर अगर लोडिंग आर्म में तो शोर गैंग आएगी, जेट्टी गैंग आएगी, वो डिस्कनेक्ट कर देगी। आपको कमेंस टाइम और डिस्कनेक्ट टाइम आपको इन्फॉर्म कर, कमेंस मैंने स्टार्ट करने का टाइम और डिस्कनेक्ट टाइम आपको अपने सीसीआर में इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद होज है, तो होज को आपको पंपी के साथ मिलकर उसको डिस्कनेक्ट करवाना है। और एक ट्रेन पर ए भी जाएगा या बोसन जाएगा, उसको ऑपरेट करेगा और डिस्कनेक्ट करवाएगा होज को क्रेन की मदद से। फिर उसके बाद आपका मोरिंग स्टेशन के लिए आपको स्टैंड बाय रहना है। आपको बता दिया जाएगा आपका पायलट टाइमिंग क्या है, इस तरह से आप स्टैंड बाय रहेंगे। जो भी आपने इक्विपमेंट यूज़ किए थे, फायर एक्सटिंग्विशर या कुछ भी ड्रम वगैरह, ड्रॉप ड्रम जो भी आपने यूज़ किए थे, या आपके स्पैनर वगैरह जो भी आपके थे, वो आपको आप सिक्योर कर देंगे। होज वगैरह इमरजेंसी के लिए आपकी सेफ्टी की जो भी हर चीज़ आप सिक्योर कर देंगे। सिर्फ गैंग में लॉग बुक के अलावा या स्पेस लॉग बुक के अलावा सब आगे आप सब कुछ सिक्योर कर देंगे और स्टैंड बाय रहेंगे गैंगवे पर। उसके बाद आपका पायलट जैसे ऑनबोर्ड होता है, होने का टाइम मिल जाता है, उससे हाफ आवर्स या 15 मिनट्स पहले आप नेक्स्ट ग्रुप को इन्फॉर्म कर देंगे कि कास्ट ऑफ टाइम ये है, पायलट बोर्डिंग टाइम ये। उस तरह से वो लोग आ जाएंगे, रेडी आ जाएंगे, अपने अपने स्टेशन स्टैंड बाय हो जाएंगे। और जिस एबी की ड्यूटी है, जिस एबी की करंट पे ड्यूटी है, वो जाएगा ब्रिज में स्टीयरिंग के लिए। पायलट ऑनबोर्ड होने के बाद वो है पायलट की कमांड पे स्टीयरिंग करेगा। और जेट्टी से कास्ट ऑफ करने के बाद ब्रेक वाटर को क्लियर करने के बाद फेयरवे वो कैसे क्लियर होता है, वो पायलट मैन्यूरिंग हैंड ओवर कर देता है कैप्टन को। कैप्टन टेक ओवर ले लेता है स्टीयरिंग। उसके बाद आपको कैप्टन की कमांड पर स्टीयरिंग करना है। हो सकता है आपको डायरेक्ट सेलिंग पे जाना पड़े तो आप कंटिन्यू स्टीयरिंग करेंगे। हो सकता है आपको एंकर ड्रॉप करना पड़े एंकरेज में, तो आप एंकरेज तक स्टीयरिंग करेंगे। इस तरह से लोडिंग डिस्चार्जिंग की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी एबी की होती है।
तो आपने अब जान लिया है क्या क्या इम्पोर्टेंट ड्यूटीज होती है एवल सीमैन की ऑन बोर्ड, चाहे वो सेलिंग हो, एंकरेज पर हो वॉच, या डेक पर ड्यूटी हो, या लोडिंग डिस्चार्जिंग में क्या क्या उसे काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये सब ड्यूटी आपने अच्छे से जान लिया है और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मैं मानता हूँ कि कुछ लिटिल स्मॉल चीज़ें कुछ छूट भी सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनकी एक एक डिटेल की वीडियो अगर बनाता तो बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे की बन जाती, तो उनके हम छोटे छोटे वीडियोस बनाया करेंगे। जैसे कि लोडिंग के क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसके भी हम वीडियो बनाया करेंगे, और यूटीआई क्या होता है, किस तरह से अलेजिंग की जाती है, और साउंडिंग टेप क्या होता है उसकी किस तरह से साउंडिंग ली जाती है, कार्गो टैंक में किस तरह कितना कार्गो भरा जाता है, जीआरटी कितना शिप का होता है, सीओपी कैसा दिखता है, हर एक चीज़ के अलग अलग डिफरेंट वीडियो बनाया करेंगे। स्टीयरिंग किस तरह से की जाती है, कंपास क्या होता है, जेरो क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है कंपास, हर एक चीज़ को वीडियो बनाया करेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा रुचि है और आप ज्वाइनिंग के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप मेरी जो भी वीडियो देखेंगे आपको जनरली इतना नॉलेज रहेगा कि आप किसी भी शिप पर जाकर नॉर्मली काम कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस, अपना हुनर, अपना प्रैक्टिकली का अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी एडवर्टाइज अच्छी से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और हमारा जो चैनल है एडवेंचर से भी रिलेटिव है, तो हम एडवेंचर से लेकर जर्नी से लेकर वीडियोस भी बनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से केयर शिपिंग एडवेंचर में। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर।